अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। पूरी दुनिया में शायद ही कोई पाकिस्तानी ओरिजिन मर्द और औरत ऐसा होगा जिसे अब तक ये मालूम नहीं हुआ होगा कि तकरीबन 12 घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सियासत की और पाकिस्तान की माशरे की सबसे हरदिलअजीज शख्सियत इमरान खान को एक कोऑर्डिनेटेड गन अटैक में हलाक करने की, कत्ल करने की कोशिश की गई। यह हमला उनकी लॉन्ग मार्च के काफिले पे जो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल कर रहा था ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड पे वजीराबाद जंक्शन के मुकाम पे हुआ, जिसमें एक से ज्यादा अटैकिंग पार्टी इन्वॉल्व थी। यूं तो ग्राउंड के ऊपर एक शख्स मोहम्मद नवीद वल्द मोहम्मद बशीर को इब्तसाम अली, एक लोकल पीटीआई के कारकुन और वर्कर ने निब्र आजमा होकर बेदस्तो पा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मोहम्मद नवीद वल्द मोहम्मद बशीर कोई बहुत ज्यादा फायर नहीं कर सका था और तमाम आई विटनेस अकाउंट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो वीडियो फुटेज आई है, उससे ये पता चलता है कि एक दूसरा अटैकर, ये अटैकिंग पार्टी थी, जिसने एक 2 मंजिला इमारत से ऑटोमेटिक वेपन के जरिए फायर किया। इस हमले में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ साथ 9 लोग जो हैं वो जख्मी हुए। बताया जाता है कि इमरान खान को कम से कम 3 गोलियां उनकी टांग के ऊपर लगी हैं। सेनेटर फैसल जावेद और फॉर्मर गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब भी इस हमले में जख्मी हुए हैं। एक शख्स जिसका नाम मुअज्जम नवाज है, वो इस हमले में शहीद हुआ है। वो भी ग्राउंड पे जो अटैकर था मोहम्मद नवीद वल्द मोहम्मद बशीर, उसके साथ निब्रो आजमा हुआ और उसकी गोली चलने से ये शख्स जो है हलाक हुआ है। सबसे पहले तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं और जो शहीद हुआ है, शहीद मोहम्मद मोहम्मद मुअज्जम नवाज जो है, उसके लिए हम दुआ भी करें। और जो ज़ख्मी हुए हैं इमरान खान समेत, उनकी जल्द अज जल्द सेहत याबी के लिए हम दुआ करें। ये भी बहुत ज़रूरी है कि इब्तसाम अली की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया जाए। उसके लिए भी कोई तरीका, कोई प्रोसेस होना चाहिए। और जो मौज़म नवाज है, उसके बच्चों के लिए बताया जाता है, उसके 3 बच्चे हैं, उसके लिए कोई हमें एक कोई एजुकेशनल फंड कायम करने की ज़रूरत है उसके बच्चों के लिए, जिसके लिए एक ट्रस्ट फंड हो और जिसका एक क्रेडिबल मैकेनिज्म हो सकता है। और जब एक दफ़ा ये मैकेनिज्म हमारे सामने आ जाए तो फिर हम दुनिया भर से उसके लिए डोनेशंस जो हैं उसके बच्चों के लिए जनरेट कर सकते हैं। पहले हम इस जो केस है जिसमें हम देखें, जिसमें 9 लोग जख्मी हुए हैं और इमरान खान जिनका अब ऑपरेशन हो चुका है, अपेरेंटली जो अच्छी बात है कि वो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से उन्होंने अपनी पार्टी को जो पैगाम दिए, एक तो उसमें उन्होंने मुमकिन तौर पर 3 अशखास के नाम लिए हैं जिनको वो अपने कत्ल के इस इकदाम कत्ल, अटेम्प्टेड मर्डर के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ हैं, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राना सलाउल्लाह हैं, और साथ ही आईएसआई के सीनियर अफसर जो डीजी हैं, गालिबन डीजीसी हैं, जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर, उनका भी उन्होंने नाम लिया है। याद रहे कि मेजर जनरल फैसल नसीर जो हैं, उनका कुछ कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ पे तबादला किया गया था और ये बताया जाता है कि उनका तबादला ब्रिगेडियर से सीधी उनकी प्रमोशन हुई इनटू मेजर जनरल। इससे पहले उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात भी थे। बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया कि एक ऐसा ऑफिसर अफवाज पाकिस्तान का जिसके ऊपर करप्शन के इल्जामात थे, स्मगलिंग के इल्जामात थे, क्या वजह है कि उसको प्रमोट करके इतनी सेंसिटिव, इतनी अहम और इम्पोर्टेंट जगह के ऊपर प्रमोट किया गया, उसको प्लेस किया गया। ये समझा जाता है कि उससे खास काम लेना था। अरशद शरीफ, प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर अरशद शरीफ के ऊपर जो कत्ल का हम जो का कत्ल हुआ कीनिया में, उसमें भी बहुत सी उंगलियां जो हैं वो मेजर जनरल फैसल नसीर की तरफ उठती हैं। ताहम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हॉस्पिटल के बेड से जहां ये कहा कि उनकी लॉन्ग मार्च जारी रहेगी और जो अब दिन शुरू होगा पाकिस्तान में 11:30 बजे लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ना चाहिए, वहां इन 3 अशखास के नाम भी लिए। और फॉर्मर प्लानिंग मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, पीपल पीटीआई के सीनियर रहनुमा जनाब जनाब असद उमर साहब जो हैं, उन्होंने एक प्रेस टॉक के अंदर ये नाम लिए और उसके बाद पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल 33 के 33 जो इस वक्त पीटीवी ही लग रहे हैं, वो मारे खौफ के और बदहवासी के उनके बुरे हालात हैं। बताया जाता है कि उन्होंने जहां और बहुत से लोगों को बैन कर रखा है, वहां असद उमर को भी पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन से बैन कर दिया गया है। यहाँ बहुत से सवालात उठते हैं कि कोई एक वीलॉग और एक वीडियो में इसकी सारी डायमेंशंस का अहाता नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना
کچھ کہا جا سکتا ہے 10-15-12 منٹ کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، جس میں پہلے تو ڈیٹیلز ہیں اس حملے کی، کچھ میں نے ان کا ذکر کر بھی دیا ہے، پھر اس کے موٹیوز آ جاتے ہیں، پھر اس کی امپلیکیشنز آ جاتی ہیں، اور اس کی جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ افواج پاکستان کے مختلف گیریزن سینٹرز جیسے کور کمانڈر پشاور کی جو ریزیڈنس ہے، جو ایک قلعے اور فورٹریس کی شکل میں ہے، وہاں پر عوام کی بہت بڑی تعداد پہنچی جنہوں نے وہاں پر افواج پاکستان کے خلاف نعرے مارے۔ کچھ ایسا ہی سین مردان میں پنجاب ریجیمنٹل سینٹر کے باہر دیکھا گیا۔ راول پنڈی میں جی ایچ کیو سے کچھ فاصلے کے اوپر بھی مظاہرے، ٹائر برننگ اور پروٹیسٹ کے دیکھے گئے، اور ہو سکتا ہے خطرہ یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ پروٹیسٹ پورے پاکستان میں اگلے آنے والے ایک دن میں، جو دن شروع ہوگا پاکستان میں، چونکہ پاکستان تو واشنگٹن اور امریکہ سے 9 گھنٹے آگے ہے وقت میں، تو یہ پروٹیسٹ پورے پاکستان میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، انتظامی تاریخ میں ایسی صورتحال اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب کے جب ہم حملے کی، جب ہم پہ قاتلانہ حملے کے ہم موٹیوز کے اوپر جاتے ہیں، مجھے بہت امید تھی کہ جو کلیکے ہے، جو مافیا اس وقت پاکستان میں ہے، جو کرمنل گینگ ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن کے لیے ذمہ دار تھا، یہ عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپریل 2022 کے بعد سے عمران خان صاحب نے خود ذاتی طور پہ اس قتل کی طرف، ممکنہ قتل کے پلان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی وارن کیا کہ کون لوگ انہیں قتل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حوالے سے انہوں نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے محفوظ کرا دی ہے، غالباً پاکستان سے باہر رکھی ہوئی ہے، اور اسے اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو وہ جو ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریلیز ہو جائے گی۔ جو نام انہوں نے ابھی لیے ہیں ہاسپٹل سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ کے نام نہیں ہے، بیکاز اپریل یا مئی میں جب انہوں نے اس ویڈیو سٹیٹمنٹ کا کہا تھا انہوں نے اپنے ایک جلسے کے اندر، تو اس وقت کی صورتحال میں میجر جنرل فیصل نصیر جو ہیں وہ کم از کم منظر عام کے اوپر نہیں تھے۔ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو جو ٹپ ملا، کہا جاتا ہے کہ 1 2 3 دن پہلے ان کو ایک ٹپ آف ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ایک شخصیت کو، جو ٹپ آف سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا وہ تو یہ بھی تھا کہ غالباً میجر جنرل فیصل نصیر کو بہت بڑی تعداد میں پیمنٹ کی گئی ہے، رقم کی پیمنٹ کی گئی ہے۔ یہ الزام چل رہا تھا، یہ محض ایک الزام ہے، میں واضح کر دوں کہ عمران خان کی لانگ مارچ کا راستہ روکنا ہے۔ کہ عمران خان کی لانگ مارچ رک جائے گی، وہ لیڈر لیس ہو جائے گی، زیادہ خطرناک ہو جائے گی، یہ فزل آؤٹ ہو جائے گی، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو کچھ ہوا یہ بہت ہی حیران کن ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ چونکہ اتنا زیادہ اس کا چرچا ہو چکا تھا عمران خان کی طرف سے، تحریک انصاف کے لیڈران کی طرف سے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستانی کامنٹیٹرز کی طرف سے، ڈائسپورا کی طرف سے، سوشل میڈیا پہ ہزاروں دفعہ اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ اگر عمران خان کا سیاسی طور پہ راستہ نہ روکا جا سکا، وہ اگر اسی طرح سے مقبول رہے، اگر ان کے کسی بھی ممکنہ الیکشن کو جیتنے کے چانسز میں کمی نہ ہوئی، تو انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم موٹیوز کی بات کرتے ہیں تو بہت سے موٹیوز آتے ہیں۔ ایک تو یہ موٹیو ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اور یہ خوف تھا، یہ انسیکیورٹی ہے رجیم چینجز کے اندر کہ عمران خان کو کبھی بھی دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ ان کو ہٹایا اس لیے گیا تھا کہ انہیں دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ ان کی تحریک، ان کی پارٹی، ان کا میسج جو ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، جو سیاسی بھی ہیں غیر سیاسی بھی سمجھے جاتے ہیں، انہیں قبول نہیں ہے۔ تو ایک تو موٹو یہی ہے کہ عمران خان بذات خود ایک ریڈ ہیرنگ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے، ایک ان ایکسیپٹیبل شخصیت ہے۔ لیکن اس موقع پہ امیڈیٹلی اگر ہم دیکھیں تو ایک سے زیادہ مقاصد ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو رجیم چینجرز ہیں، جو یہ پورا ایک مافیا گینگ ہے، یہ اس وقت شدید خوف و ہراس اور پینک کا شکار ہے۔ جس طرح سے جو صورتحال چند دن پہلے غالباً 23 اکتوبر کو پاکستان کے انتہائی پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر، پولیٹیکل کامنٹیٹر، ہم سب کے دوست ارشد شریف کے قتل سے جو نیروبی کے قریب کینیا میں کیا گیا، جو صورتحال ڈیولپ ہوئی، اس صورتحال کے بعد جو عمران خان کا اس پہ سٹینڈ تھا، اس میں یہ جو کرمنل گینگ ہے اسے یقیناً اپنے گرد ہلکا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ عمران خان کو اگر دوبارہ طاقت ملے گی تو جو انویسٹیگیشنز ارشد شریف کے مرڈر کے حوالے سے ہوں گی، جو انویسٹیگیشن اعظم سواتی کو بھرنا اور ننگا کر کے سٹرپ کر کے مارنے کے حوالے سے ہوں گی، جو کیسز اس حوالے سے اٹھیں گے، اس میں یہ گینگ جو ہے، جو چند لوگوں کا گینگ ہے، یہ محفوظ نہیں رہ سکے گا، اور قانون کا حلقہ ان کے گرد سخت ہو جائے گا۔ عرف عام میں تمام تر الزام سول ملٹری ڈیوائڈ یا افواج پاکستان یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں انگلیاں جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ لیکن آپ غور سے اگر انالیسس کریں تو اسٹیبلشمنٹ تو ایک تصور کا نام ہے، اسٹیبلشمنٹ تو ایک بہت بڑے اداروں کا کانگلومریٹ کمبینیشن ہے۔ یہاں تو جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں، جو پولیٹیکل بھی ہیں،
जो सियासी भी हैं, जो हो सकता है कि अस्करी इदारों के अंदर भी हों, ये तो चंद अशख़ास हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप के ऊपर, जहाँ पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी भी है, पाकिस्तान की पुलिस भी है, पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स हैं, उनके ऊपर इन अशख़ास ने, इन इंडिविजुअल्स ने कंट्रोल किया हुआ है। इदारे इंडिविजुअल्स का नाम नहीं होता, इदारे इंडिविजुअल्स से, अशख़ास से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और ज़रूरत इस चीज़ की है कि इदारे जो हैं, वो एक यहाँ पर सीरियस रिफ्लेक्शन करें और अपने अंदर जो रोग एलिमेंट्स हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उन्हें गिरफ्तार करवाएं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें और उन्हें एक लीगल प्रोसेस के हवाले करें। चूंकि पाकिस्तान की तारीख में बदकिस्मती से जो रोग ऑफिसर्स हैं, उनको कभी ना आइडेंटिफाई किया गया, ना उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई, ना उन्हें कभी सजा मिली, ना उन्हें अवाम और अदालतों और लीगल प्रोसेस के सामने लाया गया। इसलिए एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी जो है वो पैदा हो गया है, और ये वो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी ही है जिसकी पाकिस्तानी रियासत को और पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी को और सिस्टम को आज कीमत इसकी चुकानी पड़ रही है। तो कुछ तो इमीडिएट गोल्स हैं इन इस माफिया के, इमरान खान को कत्ल कर देने के हवाले से, और ये इसमें बिल्कुल कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग इस हवाले से ट्वीट कर रहे हैं कि ये एक वार्निंग हो सकती थी। ये वार्निंग नहीं थी, ये खुल्लम खुल्ला एक कोऑर्डिनेटेड गन अटैक था, जिसमें पहले एक फायर क्रैकर के जरिए डायवर्जन पैदा की गई, तवज्जो हटाई गई, फिर ग्राउंड के ऊपर एक लोन गनमैन था जिसकी पॉसिबिलिटी ग्राउंड से तकरीबन 25-30 फुट ऊपर कंटेनर जो कि चल रहा था, उस पे एक भरपूर निशाना लेने की जो कैपेसिटी या स्किल है, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती थी। इसलिए ये एक डाइवर्जन के तौर पर इसे ग्राउंड से इस्तेमाल किया गया। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद नवीद वल्द मोहम्मद बशीर की। और जो दूसरा गनमैन था जिसने ऑटोमेटिक वेपन के जरिए दूसरी मंजिल से एक बिल्डिंग के अटैक किया है, ये उसका दूसरा जुज था। तो आप देखते हैं कि एक फायर क्रैकर है, एक ऑटोमेटिक फायर वाला एक ऑटोमेटिक वेपन से फायर करने वाला अटैकर है, और एक ग्राउंड का अटैकर है, और यह के बाद दीगरे ये अटैक्स किए गए। ये वही पैटर्न है जो 2007 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में दी देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट करने के लिए ये मेथोडोलॉजी यूज की गई थी। उसमें भी इसी तरह से एक लोन गनमैन भी था, कहीं और से भी फायर हुए थे, और उस पूरे केस में कभी भी उसके बारे में कोई क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी नहीं हो सकी। सही है कि कुछ कातिल जो हैं उन्हें पकड़ा गया था, लेकिन जाहिर है कि वो प्लॉट जो है, वो जो साजिश थी, उसका उन महज 2 दर्जे के कातिलों से ताल्लुक नहीं था। यहाँ पर भी गो के जो ऑटोमेटिक फायर करने वाला गनमैन है वो गिरफ्तार नहीं हो सका, वो वहां से निकल गया। और जो लोन गनमैन है मोहम्मद नवीद वल्द मोहम्मद बशीर, जो गिरफ्तार हुआ है, मुझे शक ये है, बहुत से लोग आप में से मुझसे एग्री करेंगे कि अगर कोई जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन भी होगी, तो इसके पास कोई बहुत ज़्यादा हकायक, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं होंगे। ये सिर्फ एक डेड एंड या रोड तक ही ले जा सकता है। और हमने देखा कि इसका फौरी तौर पर एक बड़ा फ्रेंडली किस्म का बयान जो है वो पंजाब पुलिस के सामने रिकॉर्ड हुआ, और बहुत ही तेजी से, सूरत से, पंजाब पुलिस से लीक होता हुआ सोशल मीडिया में पहुंचा। उसके बाद पीटीवी भी पहुंचा, तमाम टेलीविजन चैनल पे पहुंचा। वहां पर भी इल्जाम ये लग रहा है कि मेजर जनरल फैसल नसीर जो हैं, वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि ये वीडियो का पैगाम जो है, ये भी एक सस्पेशन है। बहुत अजीब बात है ये, लेकिन सोशल मीडिया पे आप ट्वीट्स पे से देख सकते हैं कि वहाँ ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वहाँ से ये जो वीडियो है मोहम्मद नवीद वल्द मोहम्मद बशीर की, इसको टेलीविजन चैनल तक पहुँचाने में जो है इस सरकारी महकमे की एक कोऑर्डिनेशन जो है वो नज़र आती है। लेकिन कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, पंजाब पुलिस का इसे फौरी तौर पे रिलीज़ करने के जो गोल और अगाज़ मकासद हैं, वो बड़े क्लियर इसलिए हो जाते हैं कि ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिसके ज़रिए एक नैरेटिव शेप करने की फौरी तौर पे कोशिश की गई है। ये एक ऐसा गनमैन है जो ऐसा लगता है कि किसी टी पार्टी के ऊपर पंजाब पुलिस के पास बैठा है, वहाँ गपशप लगाने के लिए आया है। बड़ा ही हँसते मुस्कुराते, बड़े रिलैक्स माहौल में वो कह रहा है कि मैं ही गनमैन हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, और मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान को मारना था। और मारना मैं क्यों चाहता था? इसलिए कि इमरान खान की जो जो पूरे उनके जलसे हैं, उनके अंदर म्यूज़िक का इस्तेमाल होता है, अज़ान के वक़्त भी म्यूज़िक शायद चलता है, और मैं इमरान खान को नापसंद करता था। और इसकी स्टेटमेंट के ज़रिए इसको एक इंडिविजुअल लोन फ्रस्ट्रेटेड नौजवान गनमैन, जो एक फंडामेंटलिस्ट के तौर पर प्रेज़ेंट करने की कोशिश की गई है। ये वही स्ट्रैटेजी है जो फॉर्मर गवर्नर पंजाब जनाब सलमान तासीर साहब को जनवरी
2011 में जब उन्हें कत्ल किया गया और मुमताज़ कादरी को उसके लिए इस्तेमाल किया गया, वहाँ भी मैंने कई दफ़ा अपने वीलॉग्स में कहा कि मुमताज़ कादरी को इस्तेमाल किया गया, उसके पीछे कोई और ताकतवर इंटरेस्ट पंजाब में ऐसे थे जिन्होंने मुमताज़ कादरी को इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर भी एक तासुर देने की फौरी तौर पे कोशिश की गई कि ये एक फ्रस्ट्रेटेड गनमैन का काम है, जो फ़ैनेटिक है, जो फंडामेंटलिस्ट है। हकीकत इसके अब तक फॉर्च्यूनेटली ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसका एनालिसिस किया है सोशल मीडिया के ऊपर, और हम ये समझते हैं कि इसका कोई ख़ास रोल नहीं है। जो दूसरा गनमैन है वो इम्पोर्टेंट है, और एक ओवरऑल कॉन्स्पिरेसी है जिसका मकसद लॉन्ग मार्च को रोकना भी है। लेकिन मैं समझता हूँ, जैसा मैंने ट्वीट्स में कहा, कि लॉन्ग मार्च को रोकने से भी ज़्यादा, अगर लॉन्ग मार्च पहुँच भी जाए इस्लामाबाद में, किसी बहुत बड़े जलसागाह में तब्दील हो भी जाती है, तो शायद उसका इतना बड़ा इफ़ेक्ट ना होता। यहाँ तो एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट ये है कि आप पाकिस्तान की सड़कों पे कयास मचाएँ, chaotic सिचुएशन पैदा करते हैं। और अभी आपने देखा कि अभी इमरान खान की हलाकत हुई नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के 2 दर्जन से ज़्यादा, तकरीबन 3 दर्जन शहरों के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, सियालकोट के अंदर, पेशावर के अंदर, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, डिफरेंट जगहों पर छोटे-बड़े प्रोटेस्ट जो हैं, वो हुए हैं। पेशावर के अंदर प्रोटेस्ट जो हैं, उन्होंने कोर कमांडर पेशावर की रेज़िडेंस का भी रुख इख्तियार किया है। मर्दान में जो पंजाब रेजिमेंट सेंटर है, रिक्रूटिंग सेंटर है, वहाँ पर भी मुज़ाहरे देखे गए हैं। रावलपिंडी में आर्मी हाउस जीएचक्यू से कुछ फासले पे भी कुछ प्रोटेस्ट देखे गए हैं। बर्निंग ऑफ टायर्स के इंस्टेंसेस भी हमारे सामने आए हैं। लेकिन अभी तो इमरान खान की हलाकत फॉर्च्यूनेटली नहीं हुई। अल्लाह ने पाकिस्तान पे बड़ी मेहरबानी की है। अगर इमरान खान की खुदा ना खास्ता मेरे मुँह में खाक, अगर उनकी हलाकत हो जाती इस हमले में, तो आप समझ सकते हैं कि बड़े मैसिव प्रोटेस्ट पाकिस्तान में होने थे। और ये मैसिव प्रोटेस्ट जो हैं, शायद ताकतवर सेंटर्स को या किसी शख्सियत को ये मौका देते कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाई जा सके, पाकिस्तान में मार्शल लगाया जा सके, और पाकिस्तान की सियासी तारीख की डायरेक्शन को एक बार फिर कंट्रोल किया जा सकता था। आगे क्या होगा, इसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, वहाँ पर गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जा सकती है, या ये है कि ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है, इसके बाद कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी पाकिस्तान के पावर सेंटर्स में, ये फैसला किया जाएगा कि हमें इस पूरी खौफनाक पॉलिटिकल सिचुएशन से पीछे हटना है। इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सिर्फ ये चीज़ समझ आ रही है कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से एक बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, जहाँ जो पावर एलीट हैं, जो अशराफियाँ हैं, जो एंट्रेंच पावर सेंटर्स हैं, और वो तमाम अशखास, मैं फिर बार-बार ये कहता हूँ क्योंकि स्पोकन वर्ड जो है वो बड़ा मिसलीडिंग होता है। अगर आप मेरे ट्वीट्स को देखें, तो मैंने बहुत केयरफुली ये चीज़ पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि इंस्टीट्यूशन एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिकल नोशंस होते हैं। इंस्टीट्यूशंस कोई बिल्डिंग्स का या इक्विपमेंट का या स्ट्रक्चर का नाम नहीं होता। इंस्टीट्यूशन एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब ताकतवर अशखास इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो अशखास और वो अफराद जो हैं, वो अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डॉक्टर्स की जो मिस्टेक्स होती हैं, उसके लिए हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो इंडिविजुअल डॉक्टर अपने क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर अशखास हैं जो करप्ट हैं, जिनके प्योरली मॉनेटरी या मनी मैटर्स के या दौलत के, पैसे के मॉनेटरी इंटरेस्ट हैं, और वो अशखास जो हैं ये क्राइम्स कर रहे हैं। और इदारों की जिम्मेदारी ये है कि वो अशखास को आइडेंटिफाई करें, उनका मुहासबा करें, उन्हें लीगल प्रोसेस के हवाले करें, और उन्हें इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक ना करने दें। क्या ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, ये सूरत हाल तो अगले चंद दिनों में ही वाज़ेह होगी। मैं मज़ीद इसके जो पहलू हैं आज के इस हमले के, इसके ऊपर मज़ीद मैं कमेंट करने की चंद घंटों में दोबारा कोशिश भी करूँगा। थैंक यू सो मच।